नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एसपीएन 9 न्यूज में। लोकसभा चुनाव को एक साल से भी कम का समय बच गया है और यह समय है करो या मरो की स्थिति का। जी हां, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और इसके साथ ही विपक्षी दलों का मोर्चा नीतीश कुमार के संगठन में मजबूत होता जा रहा है, दूसरी तरफ भाजपा के लिए अब यह स्थिति कुछ कर गुजरने की है। जाहिर सी बात है कि भाजपा के लिए भी यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यह देखा जा रहा है कि भाजपा का अगला कदम बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत होगा या बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के अंतर्गत होगा। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा क्या करने वाली है, क्योंकि भाजपा के सूत्रों के हवाले से खबर आई हुई है और यह खबर ऐसी है कि जिससे कांग्रेस के साथ ही सभी विपक्षी दलों की नींदें उड़ जाने वाली है। दरअसल बात यह है कि शुरुआत में जिस तरह से कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी एक बार फिर से अपने आप को संगठित करने की कोशिश कर रहा है और यह पूरी तरह से देखने को मिला था कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कर्नाटक में सरकार बनाने में, पर आखिरकार हुआ वही जो कर्नाटक की जनता को मंजूर था और कर्नाटक में एक बार कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस का आत्मविश्वास फिलहाल सातवें आसमान पर है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ विपक्ष भी संगठित हो रहा है, जहां पर नीतीश कुमार अपने चुनावी अनुभवों का पिटारा खोलने वाले हैं और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अहम गठबंधन करके खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में क्या ऐसी मीटिंग चली है जिससे एक बड़े प्लान का बारे में जानकारी मिली है और यह बड़े प्लान की जानकारी कुछ इस तरह से होगी जिससे कांग्रेस पूरी तरह से सख्ती में आ जाएगी। बात दरअसल यह है कि जहां पर लोकसभा के अलावा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, तो बीजेपी ने ऐसे में आत्ममंथन किया है और इस आत्ममंथन के परिणाम स्वरूप ये निर्णय सामने निकल करके आया है कि बीजेपी के नेताओं की सबसे बड़ी कमी जो थी वो थी संगठन के साथ में बड़े चेहरों को ना उतारना। अगर चुनावी समर में देखा जाए बड़े चेहरों को उतारें और साथ ही अलग अलग सीटों पर बड़े बड़े चेहरे अगर शामिल होते हैं तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए ही बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारने का पूरा निर्णय कर लिया है और इसी के लिए बड़े बड़े नेताओं की अब लिस्ट जारी हो रही है, बड़े बड़े नेताओं से मीटिंग्स जारी किए जा रहे हैं और मीटिंग के बाद यह फाइनल किया जाएगा या अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि कौन से नेता किस स्थान पर किस जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़ने के साथ ही वे किस तरह से अपने आगामी रणनीतियों को और चुनावी इस संग्राम में किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस लिस्ट की जिसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा विपक्षी दलों के सभी नेता यह बात सोचने से पहले या बात सोचने से मजबूर हो रहे हैं कि आखिर उन्हें किस तरह के महारथी का सामना करना पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भाजपा के कई कद्दावर नेता हैं जो चुनावी सफर में हमेशा से ही जो जीत दर्ज करते आए हैं और इसी जीत के कारण ही भाजपा उन्हें चुनावी समय में चुनावी मैदान में उतारने की अगली रणनीति तैयार कर रही है। सबसे पहला नाम इसमें आता है कि वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामले में निर्मला सीतारमण का। उन्हें तमिलनाडु से चुनाव लड़ाए जाने की पूरी संभावना है और तमिलनाडु जाहिर सी दौर है उनका पैतृक घर है, अब उनके उनकी मातृभूमि वाली स्थान है और यहाँ पर उनका एक अपना वर्चस्व है, जिस वजह से निर्मला सीतारमण को तमिलनाडु से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर का, जहाँ से तमिलनाडु से वे ताल ठोक सकते हैं और इसके साथ ही तमिलनाडु में उनकी एक अच्छी ख्याति भी है। तीसरा है वाणिज्य और उद्योग और साथ ही उपभोक्ता मंत्रालय के मामले में पीयूष गोयल का, जो कि महाराष्ट्र से चुनाव लड़ सकते हैं और महाराष्ट्र में उनकी वोट बैंक एक महत्वपूर्ण और साथ ही उनके वोट बैंक के अलावा उनका कुशल वक्तव्य भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता बीजेपी की डामाडोल है शिंदे सरकार के साथ। हालांकि उनका गठबंधन बना हुआ है, पर फिर भी भाजपा अपने कोर वोटों में बढ़ाने के लिए पीयूष गोयल के चेहरे का बखूबी इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा शिक्षा और कौशल मंत्री जो है उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है, वे उड़ीसा के देवघर सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा नारायण राणे को भी महाराष्ट्र से चुनाव में उतारा जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इनके ऊपर काफ़ी लंबा दांव खेला है बीजेपी ने, शुरुआत में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाया गया और फिर से एक बार लोकसभा से एमपी के सीट से
उन्हें दोबारा से बनाया जाने वाला है, दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाने वाला है। अब इसमें देखना यह होगा कि आखिरकार ये सभी दिग्गज नेता बीजेपी को कितने अधिक फायदे दिला सकते हैं और साथ ही उनकी सीटों में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ और नाम भी बचे हुए हैं जिसे बताना बेहद जरूरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अगला नाम है अश्विनी वैष्णव का, जो कि पेट्रोलियम मंत्री भी हैं और अब उन्हें पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगला नाम है मनसुख मांडविया का, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण का साथ ही रसायन मंत्रालय भी मिला हुआ है। अब उन्हें गुजरात से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को पर्यावरण और श्रम मंत्रालय दिया गया है, पर वे फिलहाल राजस्थान से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं 12वां नाम है पुरुषोत्तम नराला का और पुरुषोत्तम रूपाला का। ये पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य उद्यान और साथ ही पशुपालन मंत्रालय दिया गया है और इन्हें एक बार फिर से गुजरात से चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं। इससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज नेताओं के सामने उन्हें भी अपने प्रतिद्वंदी बहुत ही सोच समझकर उतारना होगा, तभी बीजेपी से टक्कर ले पाना संभव होगा। खैर, 2024 के चुनाव को लेकर के अब तक की लेटेस्ट अपडेट यही रही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को SPN9 को। फिर मिलेंगे जल्द ही दूसरे किसी वीडियो में। धन्यवाद।